हेलो। आज हम लोग आनुवांशिक तथा जैव विकास के सेकेंड वीडियो में आते हैं। जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे कृपया जाकर देख लें। ठीक है, आज हम लोग आनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे। आनुवांशिकता, हेरिडिटी होता क्या है। स्टार्ट करते हैं। हम लोग भारतीय वन को फॉलो करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, बुक बाई बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग भी बुक निकाल के ही पढ़ें। हाइलाइटर लीजिए, रंगते जाइए। कहता आनुवांशिकता कहता है बाबू कि प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात उनके संतानों में संचरित होते हैं। ऐसे गुण को आनुवांशिक गुण कहते हैं। ऐसे गुण को क्या कहते हैं? आनुवांशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। कहता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण आनुवांशिकता कहलाता है। कहता मूल गुणों के संचरण के कारण ही प्रत्येक जीव के गुण अपने जनकों के गुण के समान होते हैं। इन गुणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनकों के युग्मकों के द्वारा होता है। वही जो बताएं थे 44 और 46 जो 23 आता है, वही युग्मक आता है। जो युग्मक में जो क्रोमोसोम की संख्या आती है 23 आती है, वही 23 में कैरेक्टर आता है माता पिता का। कहता है कि आनुवांशिकता संचरण आनुवांशिकता क्या कहलाता है। ठीक है, कहता है जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण आनुवांशिकता कहलाता है। कहता है बाबू कि जनकों से उनके संतानों में, ठीक है, जनक से उनके कहाँ संतान में किसके माध्यम से? युग्मक के माध्यम से पैतृक गुणों का लक्षण स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? पैतृक गुणों का स्थानांतरण में क्या कहलाता है? संचरण आनुवांशिकता कहलाता है। संचरण ही इसका क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। कहता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मूल गुणों का संचरण जीवों का विशिष्ट लक्षण है। एक जीवों से दूसरे जीवों में पैतृक गुण का भेजना ही जीवों का मूल या विशिष्ट लक्षण है। इस गुण के कारण ही एक जीव अपने ही जैसे दूसरे जीव का जन्म देता है। कहता है जैसे एक जनक मेढक की अगली पीढ़ी मेढक की होता है, मटर के बीज से मटर का पौधा उत्पन्न होता है। इसी प्रकार मनुष्य में भी माता पिता से उत्पन्न सभी संतान उनके जैसे अर्थात मनुष्य होते हैं। इसके बावजूद एक माता पिता से उत्पन्न सभी संतानों को गुणों का अवलोकन करने पर हम उनमें अंतर पाते हैं। यही अंतर विभिन्नता कहलाती है। हम बात किए थे कि एक माँ बाप का 3 संतान है, तीनों संतान में विशेष प्रकार के डिफरेंस होगा। यही तो है विभिन्नता। ठीक है, उसको जो स्पेसिफिक कैरेक्टर देता है, उसको एक पहचान देता है, उसका जो अपना स्टैंडर्ड है, वही है विभिन्नता। कहता है आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन जीव विज्ञान की एक विशेष शाखा के अंतर्गत होता है, जिसे आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। कहता है बाबू जेनेटिक्स किसे कहते हैं या आनुवांशिकी किसे कहते हैं? कहता है आनुवांशिकता एवं विभिन्नता मतलब जीव का वंशागति एवं विभिन्नता, जीवों का भिन्नता होना। ठीक है, इसके बारे में जीव विज्ञान के एक शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। आगे कहता है किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का जीन रूप या जीनोटाइप कहलाता है। जीनोटाइप बात आता है जीनोटाइप का। जीनोटाइप होता क्या है? चलो बात कर लेते हैं। यहाँ पे किसी जीव में कैरेक्टर शो करेगा तो या तो जीनोटाइप की वजह से शो करेगा, जीनोटाइप, या फिर फिनोटाइप। तो जिसका जीव जीन, ठीक है, जीन कहने का मतलब है जीन को शो करना, जीनोटाइप का लगा। फिनोटाइप कहने का मतलब है कि जो बाहरी, ठीक है, बाहरी उसका शो करना, जैसे में हमारा रंग रूप चेहरा, ये सब क्या शो करेगा? फिनोटाइप शो करेगा। ठीक है, हम आगे बात करेंगे मेंडल लॉ से। ठीक है, कहता है किसी जीव की जीनी संरचना जीन का संरचना है वो जीनोटाइप शो करेगा, और किसी जीव का बॉडी का स्ट्रक्चर, रंग का स्ट्रक्चर, कलर का स्ट्रक्चर कौन शो करेगा? फिनोटाइप शो करेगा। कहता है कि जैसे शारीरिक गठन, लंबाई, त्वचा एवं बालों का रंग इत्यादि का निर्धारण उनके जीन प्ररूप के कारण ही होता है। जीन प्ररूप के कारण प्रकट होने वाले गुणों की नींव का निर्धारण जनकों के युग्मकों के संयोजन के समय ही हो जाते हैं। ठीक है, कहता है कि ये सब जो जितना भी कहता है कि एक संतान में गुण होता है, वो सब निर्धारण कब होता है? जब युग्मक स्थानांतरण, युग्मक का निषेचन होता है, उसी समय संपन्न हो जाता है। कहता है जीवों के कुछ विशिष्टता गुण वातावरणीय दशाओं द्वारा भी निर्धारित हो सकते हैं। जीन प्ररूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवांशिक लक्षण या
जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहलाते हैं। मतलब ऐसा उसका कैरेक्टर जो हम बाहर से देख सके उसे क्या कहेंगे, फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप कहेंगे। इसको हिंदी में जीन प्रारूप कहा जाता है, जीन प्रारूप, और इसको क्या कहा जाता है, लक्षण प्रारूप। आगे हम लोग बात करते हैं मेंडल्स के आनुवंशिकता के नियम। तो बात आता है मेंडल साहब के बारे में। किनके बारे में, मेंडल साहब के बारे में। कहता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल का हुआ था जन्म 1822 ईस्वी में और उनका डेथ हुआ था 1884 ईस्वी में। कहता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक स्थान में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। ठीक है, मतलब देखो क्या हुआ था कि वो तो मतलब एक लेवल तक उन्हें प्राथमिक पढ़ाई की है, उसके बाद जैसे हम लोग का मतलब मंदिर में पंडित होते हैं, ठीक है, मस्जिद में मौलाना साहब होते हैं, उसी प्रकार चर्च में पादरी साहब होते हैं। तो इन्होंने पादरी का जीवन जीना अच्छा समझा। इन्होंने अपने वैज्ञानिक खोजों के आधुनिक आनुवांशिकी की नींव डाली, इसलिए इन्हें आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। जन्म कब हुआ था, 1822 को, और डेथ हुआ था 1884 को। ठीक है, यही मतलब इतना दिन तक रहे थे। कहता कि मटर के पौधे पर किए गए अपने प्रयोगों के निष्कर्षों को उन्होंने 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बरून में प्रकाशित किया। एक प्रकार के मैगजीन था, ठीक है, एक प्रकार का मैगजीन था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बरून, इसमें प्रकाशित किया गया था। परंतु विज्ञान जगत में इसके बाद 34 वर्षों तक कोई साइंटिस्ट लोग खोज नहीं किए थे, तो इनको क्या 34 वर्षों तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। उनकी मृत्यु के पश्चात 1900 में इनके प्रयोगों निष्कर्षों को वैज्ञानिक द्वारा मान्यता मिली। सोचो कि मेंडल साहब शायद 1956 या 56 में, हाँ 56 से 63 में, ठीक है, 56 से 63 तक खोज किए थे। 56 से 63, 1856 से 1863, कितना साल हो गया, 4 3 7 साल, 7 साल खोज किए थे। ये 7 साल बाद उनका जब डेथ हुआ था 1984 में, जब डेथ हुआ था, इधर गए 84 में डेथ हुआ था, तो 1900 में 3 को वैज्ञानिक आए थे, ह्यूगो वेरियस सोलन, टैसेनमार्क जर्मनी और कोरेंस आए थे ऑस्ट्रिया से। ठीक है, ये तीनों वैज्ञानिक खोज करके बताए थे कि सचमुच जो मेंडल के द्वारा जो खोज किया गया था वो सही है। आगे कहता है कि विज्ञान जगत में 34 वर्षों तक इन पर ध्यान नहीं दिया गया। उनके मृत्यु के पश्चात 1900 में इनके प्रयोगों को निष्कर्ष को वैज्ञानिक द्वारा मान्यता मिली। मतलब इसमें एक और कहानी था कि मतलब मेंडल को कहानी को मान्यता इसलिए नहीं मिला था कि जिस समय ये मतलब खोज करके मतलब अपने रिजल्ट को प्रकाशित किए थे, उसी समय उधर एक और साइंटिस्ट आए थे, अरस्तु, फेमस साइंटिस्ट थे, ठीक है, अरस्तु थे। तो उन्होंने कह दिया था कि जो हमारे पूर्वज हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, हमारे पूर्वज जो है कीड़े मकोड़े हैं। यही कीड़ा मकोड़ा वाला बात पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शन हुआ, लड़ाई हुआ, ठीक है। लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग थे, इसका विरोध करने लगे, लड़ाई करने लगे लोग। मतलब इंसान के बारे में तो हम बोलेंगे तो सब कुछ समझेगा, लेकिन एक थे ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, इन्होंने पेड़ पौधे के बारे में बोल रहे थे, कोई नहीं समझ पा रहा था कि मतलब जीन होता क्या है, ट्रांसफर होता क्या है, ऐसा बेकार है, ठीक है। तो अरस्तु साहब अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिए, इसलिए इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और अरस्तु साइंटिस्ट थे, इसलिए इनको बातों को सब लोग गौर से सुने। और जबकि जो मेंडल साहब थे ये साइंटिस्ट नहीं थे, हम पढ़ चुके हैं कि ये चर्च में क्या थे, पादरी थे, और ये एलिमेंट्री मैथ के टीचर थे। ये वैज्ञानिक भी नहीं थे, इनको साइंस का कोई भी अच्छा खासा नॉलेज नहीं था, एलिमेंट्री मैथ के टीचर थे। और वही मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर इन्होंने बताया कि मतलब कितना कैरेक्टर किस में जाएगा, कितना कैरेक्टर क्या होगा। चलो देख लेते हैं आगे। कहता है अपने प्रयोग में, कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए बगीचे में उगाने वाले साधारण मटर के पौधे का चयन किया। क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल के द्वारा कौन से पौधे का चयन किया गया, तो मेंडल के द्वारा साधारण मटर के पौधा को चयन किया गया। कहता है कि मटर के पौधे के गुण स्पष्ट तथा विपरीत लक्षणों वाले होते हैं। मतलब उसको हम कह सकते हैं कि उसका लक्षण को हम इजीली देख सकते हैं या इजीली स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे लंबा पौधा तथा बौना पौधा, गोलाकार बीज तथा झुर्रीदार बीज, पीले रंग वाले बीज तथा हरे रंग वाले बीज इत्यादि। अपने प्रयोग में मेंडल ने विपरीत लक्षण वाले गुण
गुण जैसे लंबे तथा बौने पौधे पर विचार किया। अपने प्रयोग में मेंडल ने एक बौने पौधे के सारे फूलों को खोलकर उनके पुंग के स्तर को हटा दिया ताकि उसमें स्वपरागन नहीं हो पाए। स्वपरागन और परपरागन, स्वपरागन वो ऐसे परागन को कहते हैं जिसमें निषेचन सेम फूल के मतलब कह सकते हैं कि परागन से हो, उसे स्वपरागन कहते हैं। परपरागन मतलब कह सकते हैं कि मतलब एक दूसरे जो परागन है वो दूसरे फूल से आए परागन की वजह से निषेचन हो, उसे हम परपरागन कह सकते हैं। बात करते हैं कि मेंडल के द्वारा लिया गया था, ठीक है, एक था लंबा पौधा, एक था बौना पौधा, ठीक है। एक मेंडल का प्रयोग था, मेंडल के प्रयोग में जो दो प्रकार के पौधा लिया गया था, एक लंबा था जिसको डिनोट किया गया कैपिटल टी, एक बौना था जिसको स्मॉल टी कह सकते हैं, टॉल, इसको कह सकते हैं ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब बौना, ड्वार्फ मतलब बौना, ड्वार्फ मतलब बौना, ठीक है ना। तो कैपिटल टी स्मॉल टी लिया गया, ठीक है। ये पेरेंट्स हो गया बाबू, क्या हो गया, पेरेंट्स। दो पौधा लिए थे, किस चीज का भी किस चीज की तरह काम करेगा, पेरेंट्स की तरह। अब चलो इसको हम लोग क्या करते हैं कि युग्मक बदल लेते हैं, युग्मक में निकालते हैं। यहाँ पे एक चीज और बात कर लेते हैं, इसको हम कैपिटल टी मिला के दोनों को एक साथ रहेगा तो इसको हम एलील कहेंगे। क्या कहेंगे, एलील। ये क्या है, एलील। जीन, यही जीन है जो हमेशा पेयर में होता है। तो एलील जो है हमेशा किस चीज में होगा, पेयर में होगा, मतलब जोड़े में होगा, ठीक है। कैपिटल टी एलील है, स्मॉल टी एलील है। जीन जो हमेशा वो पेयर में रहेगा। कैपिटल टी किसको डिनोट करेगा, टॉल को, स्मॉल टी किसको डिनोट करेगा, ड्वार्फ को। कैपिटल डी जो होगा, कैपिटल वाला जो होगा वो डोमिनेंट होगा, क्या होगा, डोमिनेंट होगा, मतलब जहां कैपिटल टी आ जाएगा वहां अपना कैरेक्टर को शो कर देगा। स्मॉल टी जो होता है वो रिसेसिव होता है, क्या होता है, रिसेसिव, क्या होता है, रिसेसिव, ठीक है। मतलब स्मॉल टी जहां आएगा वहां अपना कैरेक्टर दब जाएगा। कहने का मतलब है कि एक रईस व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, ठीक है, रईस व्यक्ति और गरीब व्यक्ति की तुलना मतलब खड़ा कर दिया जाए एक साथ, तो मतलब रईस अपना कैरेक्टर को शो कर देगा कि हम रईस हैं, कुछ न कुछ लक्षण को दिखा देगा, ठीक है। उसी प्रकार कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब एक जीन यहाँ से शो कर दिया जाए तो कैपिटल टी टॉल वाला लक्षण दिखाएगा। चलो देखते हैं कि वो किस प्रकार लक्षण दिखाएगा। तो इसको सबसे पहले ये पेरेंट्स है, ठीक है, इसको क्या करते हैं कि गैमेट में बदल देते हैं, ठीक है। तो गैमेट इसका इस प्रकार बनाते हैं, ठीक है, गैमेट इस प्रकार बनाते हैं, दो गैमेट बनेगा, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसका हम सेल्फिंग कराते हैं, क्या, एक गैमेट बना, क्या बना, गैमेट, क्या बना, गैमेट। इसका सेल्फिंग कराते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, देखना कहां से कहां मिला रहा है, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हो आ गया वो P1 जनरेशन। कौन जनरेशन आया, P1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन आ गया, ठीक है। F1 जनरेशन आ गया मतलब पहला पीढ़ी कहने का मतलब है, ठीक है। अब देखो यहाँ आया कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब यहाँ हम दो तरह का पौधा लिए थे, एक लंबा और एक बौना। एक लंबा एक बौना लिए, तो लंबा और बौना को जो हम इंटरेक्शन करवाएं तो सब जो पौधा हो गया क्या हो गया, लंबा आ गया, क्या आ गया, लंबा। सारा जो पौधा हो क्या आ गया, लंबा। अब चलो इसी में से दो पौधा को हम ले लेते हैं, P1 वाला को फर्टिलाइज कराते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। चलो इसको हम करवाते हैं, तो इसको हम सेल्फिंग करवाते हैं, तो इसको हम दो को बनाते हैं गैमेट, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पेरेंट्स हो जाएगा इसके तुलना में, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और ये क्या होगा, स्मॉल टी, ये क्या होगा, कैपिटल टी, ये होगा स्मॉल टी, ठीक है। तो इसको हम इससे और इसको इससे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल टी, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा, टॉल को शो करेगा, किस चीज को, टॉल को, ये किस चीज को, टॉल को, ये किस चीज को, टॉल को, इसी किस चीज को, ड्वार्फ को, ठीक है। मतलब यहाँ पे तीन लंबा होगा एक बौना होगा, तीन लंबा होगा एक बौना होगा। तो ये जो हो गया ना, इसका क्या हो गया, इसका हो गया, हम लोग बात किए थे फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में, तो ये हो गया फिनोटाइप, क्या हो गया, इसको हम लंबा और नाटा कैसे देखेंगे, बाहरे से देखेंगे, समझ में आ रहा है ना। लंबा और नाटा कैसे देखेंगे, बाहरे से देखेंगे, मतलब बाहरी कैरेक्टर को हम आइडेंटिफाई करेंगे तो लंबा और नाटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो हो गया हम लोग फिनोटाइप जैसे देखते हैं, फिनोटाइप दो प्रकार का हो गया, इसको कहते हैं लक्षण पर रूप, क्या कहते हैं, लक्षण पर रूप। तो दो प्रकार के क्या क्या है, टॉल और ड्वार्फ, टॉल रेशियो ड्वार्फ, अनुपात निकालना रहा था, टॉल रेशियो ड्वार्फ। तो टॉल कितना है, 3 है, 1 2 3, टॉल कितना है, 3 है, और ड्वार्फ कितना है, 1 है। तो इसका जो कह सकते हैं कि मेंडल जो मतलब एक लंबा एक बौना पौधा के लिया गया, मतलब एकल संकरण किया गया, तो क्या आया इसका रेशियो, 3:1 आया। अब इसी प्रकार कहता है कि जीनोटाइप रेशियो क्या है, जीन प्रारूप रेशियो क्या है, जीनोटाइप
टाइप रेशियो क्या? तो जीन देखो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक अलग प्रकार के स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी एक गो, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों, ठीक है, 2 गो, और ये कितना है 1 गो। तो 1:2:1, मतलब इसका जीनोटाइप जो रेशियो आएगा, ठीक है, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया गया है, एक संकर, ठीक है, एक संकर संकरण, ठीक है, 1:2:1 है क्या जीनोटाइप, और इसका फिनोटाइप कितना है 3:1, 3:1। चलो फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है कि मेंडल के द्वारा मतलब 2 पौधा लिया गया, एक टॉल लिया गया, एक ड्वार्फ लिया गया, ठीक है। टॉल को हम लोग इसका गैमेट बनाए, ठीक है, गैमेट बनाए तो क्या आया कैपिटल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस कराएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब देखो हम बताए थे यहाँ पे कि टॉल जो है डोमिनेंट है, मतलब टॉल ड्राफ के साथ टॉल रहेगा, तो टॉल हमेशा अपना कैरेक्टर शो करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर डॉट बनाएगा कि टॉल बनाएगा, तो टॉल बनाएगा, क्या बनाएगा टॉल बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा टॉल बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा टॉल बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा टॉल बनाएगा। तो अब देखो ये F1 जनरेशन आया, तो F1 जनरेशन को हम 2 को लेके कोई भी 2 को ले लेते हैं, कहीं चारों सेम है, 2 को ले लेते हैं और एक को मानते हैं मेल, मान लो कि एक को मान लिए मेल, एक को मान लिए फीमेल, इस प्रकार जैसे यहाँ लिए एक को माने मेल, एक को माने फीमेल, ठीक है। तो मेल और फीमेल मान के यहाँ 2 को मतलब हम लोग क्या करें 2 क्रॉस 2 को जीन निकाले, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ क्रॉस कराएं तो क्या आया कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये जो कैपिटल टी ला ये तो ऑलवेज शो करेगा प्योर टॉल है, ठीक है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये क्या है एक कैपिटल टी का कैरेक्टर है, एक स्मॉल टी का कैरेक्टर है, तो इसमें टॉल ही आएगा क्योंकि टॉल जो है वो डोमिनेंट है। यहाँ भी क्या आएगा टॉल आएगा, स्मॉल टी है वो क्या शो करेगा ड्वार्फ शो करेगा, क्या शो करेगा वो ड्वार्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रेशियो निकालना रहता है, ये F1 जनरेशन आया था तो ये F2 जनरेशन आएगा क्या, और इसका अनुपात F2 जनरेशन में ही देखा जाता है कि F2 जनरेशन में अनुपात क्या है। F1 जनरेशन में इसका अनुपात देखेंगे तो क्या आएगा 1:1:1, चारों अलग अलग है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि देखो फिनोटाइप कहने का मतलब है कि लक्षण प्रारूप, क्या लक्षण प्रारूप मतलब देखने में लक्षण कैसा है। तो टॉल है ड्वार्फ है, टॉल क्या हुआ 3 हुआ, तो 3:1 मतलब 3:1, ठीक है। जीनोटाइप देखते हैं कि इसका जीन प्रारूप क्या है, जीन का लक्षण क्या। तो जीन देखो क्या है कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एक स्मॉल टी। तो कैपिटल टी क्या है 1 गो है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है 2 गो है, स्मॉल टी क्या है 1 गो है। तो 1:1, ठीक है। ये क्या होगा जीनोटाइप, ये होगा फिनोटाइप, ठीक है। चलो जैसे मैं यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार लिखा। जैसे कहता कि पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, अभी देख लेना। कहता इस प्रकार के परागण के बाद जब बीज में बने उत्पन्न सारे पौधे की नस्ल एक पीढ़ी से दूसरे पौधे मेंडल ने प्रथम संतति कहा, ठीक है। ये कहता है कि इस पीढ़ी से पौधे को मेंडल ने प्रथम संतति कहा था। इन्हें F1 अक्षर से इंगित किया जाता है, ठीक है। F1 अक्षर से जो इंगित किया था वो क्या था, प्रथम पीढ़ी था। F1 पीढ़ी के पौधे दोनों जनक पौधे P के गुण अर्थात लंबा तथा बौना मौजूद थे। चूंकि लंबेपन वाला पौधा गुण बौनेपन वाले पौधे से अधिक प्रभावी था। जो लंबेपन वाला पौधा था वो बौनेपन वाला से अधिक प्रभावी था, इसलिए तो डोमिनेंट था, कैपिटल टी अपना कैरेक्टर शो कर दे रहा था। इसके विपरीत लक्षण जो अप्रभावी है उन्होंने स्मॉल टी अक्षर से इंगित किया। इस तरह F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी गुण वाले आए, चारों आए थे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। इनमें कैपिटल टी लंबापन स्मॉल टी बौनापन पर प्रभावी था, इसलिए F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे हैं लंबे हैं। F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे हैं लंबे हैं, क्योंकि कैपिटल टी जो है स्मॉल टी वाले पौधे पे क्या है प्रभावी है, ठीक है। क्योंकि दोनों जनकों पी शुद्ध रूप से लंबे तथा बौने थे, इसलिए शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी इसके विपरीत शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी द्वारा इंगित करता है। F1 पीढ़ी में पौधे के दोनों गुण कैपिटल टी और स्मॉल टी मौजूद थे। इन्हें संकर नस्ल, कौन नस्ल, संकर नस्ल, यही हाइब्रिड किस्म का बीज है। कौन किस्म का, हाइब्रिड किस्म का। कि इसमें मान लो कि एक लंबा पौधा का कैरेक्टर है, बौना पौधा का कैरेक्टर मिला दिए, एक कैरेक्टर कैसा हो गया लंबा हो गया, ठीक है। यही संकर नस्ल कहा गया। इसी तरह प्रभावी गुण जैसे लंबाई को प्रभावी तथा डोमिनेंट तथा अप्रभावी गुण अप्रभावी तथा रिसेसिव कहा गया, वो हम सब बता दिए हैं, ठीक है। आगे कहता है कि F1 पीढ़ी के पौधे जब आपस में प्रजनन कराया जाता है तब अगली पीढ़ी F2 जनरेशन आता है। हम लोग F2 जनरेशन में देखें कि F2 जनरेशन क्या आता है, ठीक है। कहता है कि अगली पीढ़ी के पौधे में लंबे तथा बौने पौधे का अनुपात 3:1 आया।
अर्थात कुल पौधे के 75% भाग क्या थे, लंबे थे, तथा 25% भाग थे वो बौने थे। लंबे 25% पौधे F2 पीढ़ी के कुल नस्ल के थे, ठीक है। अर्थात संकर नस्ल के लंबे पौधे के प्रभावी गुण तथा अप्रभावी गुण के मिश्रण थे। इस आधार पर F2 पीढ़ी के पौधे का अनुपात क्या था, 1:2:1, अर्थात कैपिटल T 1 गो, कैपिटल T स्मॉल टी 2 गो, स्मॉल टी 1 गो, यानी 1 भाग शुद्ध लंबे, 2 भाग संकर नस्ल एवं 1 भाग शुद्ध बौने से दर्शाया गया। 3:1 के अनुपात को लक्षण प्रारूप कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, लक्षण प्रारूप कहा जाता है, हम पहले बता चुके हैं। और 1:2:1 को जीन प्रारूप अर्थात जीनोटाइप रेशियो कहा जाता है। मेंडल के इस प्रयोग को एक संकर संकरण कहा जाता है। ये जो हम पूरा प्रयोग पढ़ चुके हैं इसका नाम है एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। मेंडल के इस प्रयोग को क्या कहा जाता है, एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, क्योंकि इस प्रयोग में केवल एक जोड़े विपरीत गुण वाले वंशागति का अध्ययन किया गया है। एक जोड़े विपरीत गुण वाले वंशागति का अध्ययन किया गया है। इस प्रयोग से मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि अप्रभावी गुण मतलब बौनापन रिसेसिव में न तो कोई बदलाव आता है और न ही ऐसे गुण लुप्त होती है। संकर नस्ल की पीढ़ी में 2 विपरीत गुण साथ साथ होते हैं, परंतु अगली पीढ़ियों में पृथक हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इस कहता है कि इस गुण में जो इस पीढ़ी में जो गुण आता है वो साथ साथ रहता है, लेकिन अगले पीढ़ी में पूरा अलग अलग हो जाता है। इसलिए यह निष्कर्ष मेंडल का प्रथम नियम कहलाया। और इसे कौन नियम कहा जाता है, मेंडल का पृथक्करण का नियम कहा जाता है। मेंडल का पृथक्करण का नियम कौन है, एक संकर संकरण जो है वो मेंडल का पृथक्करण का नियम है, क्योंकि इसमें पहला पीढ़ी में इसका जनक का जो कैरेक्टर है वो समान रहता है और दूसरा पीढ़ी में F2 पीढ़ी में जो कैरेक्टर है वो अलग अलग हो जाता है। चलिए ये मोनोहाइब्रिड खत्म हो गया हमारा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड, द्विसंकर संकरण, ठीक है। बस इसको यहाँ तक, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख लेना है, ठीक है, समझ लेना है। और क्या जेनेटिक्स हम लोग थर्ड पार्ट फिर लाएंगे जल्द, ठीक है। आज से कल तक मतलब बैठिए तो सीरीज खत्म करके जाइए, ठीक है। थोड़ा सा मजा आएगा, सुनिए ना, थोड़ा सा स्पीड है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन में थोड़ा सा स्पीड चाहिए, नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू, आज का क्लास यही।